Okay, so we are studying today the referral report writing. How we can write the referral report. So I am Mohammad Amin Hamza from the nursing instructor. So this will included in the first aid chapter. So let's start. ऑब्जेक्टिव्स इसमें हम देखते हैं कि ये डेफिनेशन क्या है, हमें क्यों ज़रूरत होती है इसको लिखने की और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट. रिसीवर इंट्रोडक्शन क्या होता है, पेशेंट इंट्रोडक्शन क्या है, करंट इश्यूज क्या होते हैं, डिजीज हिस्ट्री क्या है, सस्पेक्टेड प्रॉब्लम क्या है, रेफरी प्लान क्या है, एंड क्लोजर. These 7 components should be in the referral report when you are writing for someone to transfer your patient, that someone, into another hospital for further and better care. Understood? Yes. Okay. So next, what is referral? Referral is a written request from one health professional to another health professional or a health service asking them to diagnose or treat patient for a particular condition. रेफरल बेसिकली ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट में अमेरिकन जो लोग हैं हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो इनको काफ़ी जगहों पे यूज़ करते हैं. हमारा यहाँ पे इसको लिखने का सिर्फ मकसद ये है बिकॉज वी विल स्टार्ट आवर प्राइमरी केयर यूनिट्स लाइक जो है हमने ऑप्स गायनी सेंटर्स को ओपन करने हैं. वहाँ पे हमने हमारे पास पेशेंट आता है, हमने उसको कैसे किस बुनियाद पे किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया कि पेशेंट यहाँ ट्रीटेबल नहीं है. Let's suppose he would be a placenta percreta or placenta और eclampsia है, pre-eclamptic patient है जो कि यहाँ पे उसको सर्विसेज हम नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं कि अगर वो पेशेंट सीरियस हो जाता है तो हमने उसको टर्शरी केयर में शिफ्ट करना है. उसके लिए कौन कौन सी कॉन्सिक्वेंसेस कौन कौन सी चीज़ें हमें डेफिनेटली मेंटेन करनी होंगी अपने रेफरल रिपोर्ट में. ठीक है, वैसे ये काफ़ी जो चीज़ों में लिखा जाता है. नंबर 1 ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रोवाइडर को लिखा जाता है. ठीक है, उसके बाद पेशेंट टू पेशेंट जो है नर्स टू नर्स होता है, जीपी टू नर्स होता है, जीपी टू जीपी होता है. जीपी मींस जनरल फिजिशियन. फिजिशियन द पर्सन हु इज been there for आपके जो है प्राइमरी घर के करीब एक क्लिनिक में एक डॉक्टर काम करता है और उसने देखा कि मरीज जो है ज्यादा बीमार है और उसको अस्पताल शिफ्ट करना है तो वहाँ जीपी अपना रेफरल रिपोर्ट लिखता है. यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जीपीज जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक टेरिटरी में जब बैठते हैं तो वो वहाँ पे क्या होता है कि उनका स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है कि वो उन्होंने कितने घर के इलाके कितने घरों को वो इजीली देख सकता है. ठीक है, इसलिए वो उसके बारे में जवाबदेह होता है गवर्नमेंट ऑफ दैट एरिया. दैट गवर्नमेंट को वो कंट्री के जो होता है उसके जवाबदेह होता है कि मैंने ये बंदा देखा था. उसके पास हर बंदे की हर चीज की फाइल रिपोर्ट कंप्लीट मौजूद होती है. जीपी का मतलब ये है कि जनरल फिजिशियन है, वो उस इलाके में एज अ क्लिनिक चला रहा है, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो वहाँ पे मौजूद है जिसके पास हर एक बंदे का मेडिकल रिकॉर्ड नंबर होगा. ठीक है, उसके बाद जीपी टू जीपी लिखा जाता है. ठीक है, उसके बाद नर्स टू जीपी लिखा जाता है. जब आपने पेशेंट चेक कर लिया, पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा है, अब वापस उसको जनरल फिजिशियन के पास भेजना है कि ठीक है आप घर जाए, आप ठीक हैं, लेकिन आप अपना जाके एक दफ़ा जीपी को ये लेटर दिखा दीजिएगा कि हमने इस तरीके से ट्रीटमेंट की थी और आगे ये प्लान होगा. उसके लिए रेफरल लिखा जाता है. ठीक है, उसके बाद फिर नर्स टू नर्स किस तरह होता है कि आपने एक नर्स हर बंदा लिखता है. अब देखो ये एक सपोज पेशेंट है, इसको एक नर्स देखता है. ठीक है, एक नर्स ने देखा है इसको, एक डॉक्टर देखता है. ठीक है, और तीसरा बंदा एक भी देखता है एलाइड हेल्थ. एलाइड हेल्थ में आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट है, न्यूट्रिशनिस्ट है, हर चीज आ जाती है. ठीक है, अब ये नर्स जो होगा ये नर्स टू नर्स को लिखेगा. अब इसने देखा कि ये वाला ही वाज वर्किंग द पर्सन पेशेंट वाज इन सेकेंडरी केयर यूनिट. एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर पेशेंट था, आईसीयू में था, लेकिन वहां डायलिसिस की सहूलत मौजूद नहीं थी. लेट्स सपोज
लेकिन उसने क्या किया, उसको वहां से टर्शरी केयर मूव करने के लिए उसने कहा कि ये क्या करेगा, इस आईसीयू नर्स ने इस आईसीयू नर्स को लेटर लिखा, मैं ये मरीज इस कॉन्सिक्वेंसेस इस वाइटल साइंस के साथ आपके पास शिफ्ट कर रही हूं या कर रहा हूं। तो वो क्या है, नर्स टू नर्स रेफरल है फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अनदर हॉस्पिटल, ठीक है। और उसके बाद फिर डॉक्टर भी नेक्स्ट वहां के जो डॉक्टर है उसको लिखेगा, ठीक है। और इसी तरह सिमिलरली अलाइड वाला भी एएचएस को लिखेगा। समझ आ गई? हर बंदा अपने स्पेसिफिक कंसर्न्स के मुताबिक अपना लेटर खुद बनाएगा। लेट्स सपोज एलाइड कहता है कि आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक कंसर्न्स, यू कैन राइट माय 2 or 3 लाइंस इन योर रेफरल लेटर। तो नर्स उसके रेफरल लेटर्स के अंदर अपने आप को ऐड कर देगी, अपना ऐड कर देगी कि जी अलाइड वाले कह रहा है कि ये फिजियोथेरेपी भी ऐड कर दो, ये फिजियोथेरेपी शुड बी स्टार्ट बाय द बिगिनिंग ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। तो क्या होगा, एक पेशेंट को काफी सी लोग जो हैं रेफरल लेटर के साथ ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। इन पाकिस्तान वी डोंट हैव सच काइंड ऑफ थिंग्स। वहां पे यूरोपियन कंट्रीज में नर्स का रेफरल लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूंकि हमारे पास जो है थोड़ा लैक ऑफ पावर है और उसके बाद लोग जो है थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज है, इस वजह से डॉक्टर अपना रेफरल लेटर बनाता है। आपने सुना होगा कि होता क्या है कि जी कोई भी पेशेंट जो है किसी क्लिनिक से जाता है अस्पताल में, तो डॉक्टर ये पूछता है कोई पर्ची बना के दी है उसने, कोई लिख के दिया है कुछ, वो आप कहते हैं जी डॉक्टर साहब ये दिया था, वो जो ही पढ़ता है वो फौरन एडमिट कर लेता है कि ये सस्पिशन हो चुकी है ऑलरेडी, वो शुरू से दोबारा से उसकी कहानी नहीं सुनने बैठ जाता। ये बेनिफिट होता है। Understood? Okay. So next है जी, why do we write it and when do we need to write it? कब लिखते हैं और क्यों लिखते हैं, हम पीछे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Referral reports is an official document which is used to transfer a patient from one health institution to another institution for better care and management. Understood? We as a nursing professionals write such reports because it provides concise and adequate information about the patient. एक concise और adequate information देगा आपको। आपके पास एक पेशेंट आया है, इंतहाई सीरियस है, आप उसका जब रेफरल रिपोर्ट पढ़ेंगे उसमें आपको हर चीज मिल जाएगी। इसको इतने बजे ये मैंने दिया था, ये किया था, इसको शॉक किया था, इसका ब्रेडिकार्डिया हुआ था, इसको ये दिया था, उसके बाद इसको जो है ना इतनी दफा हार्ट फेल हो चुका है, इसकी ये प्रीवियस सर्जरीज हैं, इसको ये मसाइल हुए थे, ये मसाइल हुए थे। वो सारे के सारे आपको पेशेंट को देखेंगे, दोबारा रेफरल रिपोर्ट पढ़ेंगे, मरीज के अटेंडेंट से मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फायदा ये होगा आपको इंटरवेंशन करने में देर नहीं लगेगी, आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा हाँ यार ये मसाइल थे, इसके लिए ट्रीटमेंट हुई थी, मेरी इंटरवेंशन ये होगी, दैट्स इट। मुझे अटेंडेंट के पास जाके जी फिर क्या हुआ था, कितने बच्चे थे, क्या था, ये पूछने की जरूरत नहीं होगी, खत्म हो जाएगी जरूरत। ओके, सो इट हेल्प्स टू प्रोवाइड द सेंटर्ड केयर। सेंटर्ड केयर मींस कि वो केयर जो हमने, अब ये होगा कि अगर हम सेंटर्ड केयर से मुराद की जो क्लाइंट को उस वक्त इनिशियली चाहिए, अगर हमारे पास ये रिपोर्ट नहीं होगी, रेफरल रिपोर्ट नहीं होगी, तो हम जाएंगे पहले जाकर अटेंडेंट को देखेंगे, सर इसको क्या मसाइल हुए थे, वहां पे उन्होंने क्या क्या किया। अब वो कहता है कि जो उसको गले में ट्यूब डाली हुई थी, गले में ट्यूब एनजी भी होती है, ईटीटी भी होती है, उसके बाद ट्रेकियोस्टमी भी होती है, कौन सी ट्यूब डली हुई थी, कौन सी कब निकली थी नहीं पता, ही वुड बी द नेम है, तो आप क्या करोगे वहां, ठीक है। तो इसलिए एक रिपोर्ट बनाई जाती है, तो सेंटर्ड केयर देने के लिए काम करती है। देन है इट रिड्यूस द टाइम फॉर अगेन टेकिंग हिस्ट्री बाय द पेशेंट एंड द फैमिली। रिड्यूस द टाइम, टाइम लिमिट कम कर देते हैं, आप पेशेंट की इंटरवेंशन टाइमली कर सकते हैं, ठीक है। इट गिव्स द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ अ पेशेंट, मिसाल के तौर पे नोन ड्रग एलर्जीज, फूड एलर्जीज, प्रीवियस सर्जरीज। अब कुछ ऐसी एलर्जीज होती हैं, अब लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मुझे जी पीनट से एलर्जी है, मेरी फैमिली को नहीं पता, मुझे मूंगफली से एलर्जी है, मैं मूंगफली खाता हूं तो मेरा सांस उखड़ जाता है, मुझे प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो एक मेरे लिए एलर्जन के तौर पे काम करता है, मेरे एलर्जन एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब
अब उस सिचुएशन में मेरे फैमिली को नहीं पता, अब मेरी फैमिली को जब नहीं पता तो मेरा खाना अगर फूड एंड न्यूट्रिशनल डिपार्टमेंट से बन गया है, उसमें उन्होंने मूंगफली ऐड कर दिया है, ना मेरे फैमिली को पता है, मैं बेहोश पड़ा हूँ, ना मेरी फैमिली को पता है, ना मेरे नर्स को पता है, तो क्या होगा, वो उल्टा मेरे लिए नुकसान करेगा। इसलिए ये रिपोर्ट हमें क्या क्या चीजें बता सकती है कंसाइज। अगर मैं जीपी के पास गया हुआ था तो जीपी ने लिखा होगा कि भाई ये नॉन ड्रग एलर्जी के साथ है, ये नॉन फूड एलर्जी के साथ है, कि इसको पीनट से एलर्जी है, इसको पीनट वाला फूड नहीं देना हमें, तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफाई हो गया। ठीक है, हम बहुत बड़े बड़े हैजर्ड से बच सकते हैं। अंडरस्टूड? ओके, सो नेक्स्ट है जी कंपोनेंट्स। रिसीवर इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। कंपोनेंट्स मतलब हमने एक जो रेफरल रिपोर्ट होगी उसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड करनी है जो हमारी उसके अंदर लाजमी होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो रेफरल रिपोर्ट इनकम्प्लीट है, उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो रिसीवर इंट्रोडक्शन है, इट प्रोवाइड्स द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ रिसीवर, किसको लिखा जा रहा है। आप लिख रहे हैं यूरोलॉजिस्ट को, आप लिख रहे हैं किसी ऐसे बंदे को जो गुर्दों का स्पेशलिस्ट है, ठीक है, या वो जो है बच्चा पैदा हो रहा है लेकिन उसकी जो प्लेसेंटा है वो उसके ब्लैडर के साथ चिपकी हुई है, यूट्रस उसकी जो है ब्लैडर के साथ चिपकी हुई है, जिसकी वजह से हो सकता है जो ही हम लोग बच्चे को निकाले उस दौरान उसका ब्लैडर भी रप्चर हो जाए। तो इसलिए आपने रिक्वेस्ट की है यूरोलॉजिस्ट को कि वो आके एक दफा रिव्यू करे या उसके पास रेफर किया है, तो वो क्या है, आप यूरोलॉजिस्ट के पास भेजा है, लिखा है, वो चले गए कहीं। यूरोलॉजिस्ट एक का नाम है मुसद्दिक खान, ठीक है, मुसद्दिक खान। अब मुसद्दिक खान जो है वो यूरोलॉजिस्ट है। अब दूसरा ही मुसद्दिक खान जो है एक जनरल वेस्कुलर सर्जन है। जिस बंदे को जो पेशेंट को भेजा है उसको तो ये नहीं पता कि मुसद्दिक खान न्यूरोलॉजिस्ट कौन सा है या मुसद्दिक खान वेस्कुलर सर्जन कौन सा है, तो वो क्या करेगा, वो यूरोलॉजिस्ट जाए वेस्कुलर सर्जन के पास चला गया, तो क्या होगा, एक तो उसके पैसे जाया होंगे, टाइम वेस्ट करेगा, सारा दिन निकाल के ओपीडी में बैठ के उससे इंतजार किया कि मुसद्दिक खान के पास चला जाओ, वो गलत मुसद्दिक खान के पास चला गया और उसने जाके जब रेफरल रिपोर्ट पर बीबी आप तो गलत जगह आ गई है, जाता है, सब कुछ लिखा है। अभी बताता हूँ रेफरल रिपोर्ट ब्रिटिश लोग कैसे बनाते हैं, आपको बता, ठीक है। तो आपने स्पेसिफिकली नोटिफाई किया जाता है। अगर आप देखो रेफरल रिपोर्ट दो तरह की होती है, एक वो होती है जिसमें आपने किसी स्पेसिफिक बंदे को लिखी है, दूसरी रिपोर्ट होती है जिसमें आप कहते हैं बीबी यहाँ पे काम नहीं हो सकता, ये पेशेंट एक्सक्यूज मी मैम, दिस काइंड ऑफ थिंग इज नॉट पॉसिबल इन दिस सेंटर, यू प्लीज फॉरवर्ड योरसेल्फ या प्लीज आई एम गोइंग टू रेफर यू फ्रॉम दिस सेंटर टू द टर्शियरी केयर सेंटर। आप उसको डायरेक्ट डीएचक्यू के गायनी सेंटर में रेफर कर देते हैं, उसमें आपको नाम नहीं लिखने की जरूरत, सिर्फ आप लिखते हैं रेफर टू द गायनी सेंटर, क्योंकि वहां जो मर्जी देके वो आपकी हेडेक नहीं है। लेकिन अब जिस तरह मैंने आगे बताया कि आपने पेशेंट का जो है उसका ब्लैडर साथ चिपका हुआ है यूट्रस के, तो आपने उसको यूरोलॉजिस्ट के पास भेजोगे, वेस्कुलर सर्जन के पास भेजोगे या कहोगे भाई जाओ यूरोलॉजिस्ट को चेक कराओ जाके, उसको नहीं पता यूरोलॉजिस्ट क्या होता है, फिर आप नाम ही लिखोगे ना, ऐसे ही है ना सदफ, बोले बोले सुन रहा हूँ सर, जो नाम लिखा है ठीक है, वो आगे गया वो डॉक्टर बन क्या, ओके, कोई मसला नहीं है, डॉक्टर ना भी हो, रेफरल जब बनता है तो वो उसका फायदा क्या होता है, उसका कोई पीजी उसकी ओपीडी में कोई तो होगा, तो वो उसके पास जाके उसको बता सकता है कि ये इस पॉइंट ऑफ व्यू इस प्रॉब्लम से आया है इस बंदे के पास, ना कि इस बंदे के पास, ठीक है। लेट्स सपोज यू आर वर्किंग इन अ क्लिनिक, अब आपके पास आप मुसद्दिक खान यूरोलॉजिस्ट के साथ काम कर रही हैं, ठीक है, अब आपके पास एक केस आ जाता है जिसमें लिखा हुआ है कि ही हैज अ मायोकार्डियल डिजीज, उसकी वजह से इसको डीवीटी हो रहा है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, तो वो काम है वेस्कुलर सर्जन का,
लेकिन वो पेशेंट आपके पास आ गया कि क्या करोगे आप ये करोगे यार डॉक्टर नहीं है, जाओ कहीं और जाओ। नो, आप गलत मुसद्दिक खान के पास आ गए हैं, आपको फलां मुसद्दिक खान के पास जाना है, वो फलां फ्लोर पे बैठा हुआ है, ऐसे ही होगा। सो आपको हर एक को स्पेसिफाई, इसलिए नाम के साथ स्पेसिफाई किया जाता है, ठीक है। अगर आपको नाम नहीं पता, यू आर जस्ट रेफरिंग द पेशेंट फ्रॉम योर केयर टू द सेंटर्ड केयर, टर्शियरी केयर, तो फिर सिर्फ आप उसका स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का नाम लिख देंगे, वहां जो मर्जी उसको चेक कर लें। अंडरस्टूड? ओके। सो रिसीवर इंट्रोडक्शन, एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ रिसीवर, मतलब हमें एग्जैक्ट एड्रेस बताना है, उसमें फिर नाम भी आएगा, पता भी आएगा, जाना कहाँ पे है। कुछ पेशेंट होते हैं, अब मेरे पास एक पेशेंट आया था जो कि ओपीडी के अंदर, वो उसको नहीं पता था कि मैं जाना कहाँ पे है, उसको ओपीडी से रेफर हुआ था कहीं I-11 से, I-11 एरिया मतलब अपने इस्लामाबाद का एरिया है, वहां से वो रेफर हुआ था, उसको आइडिया नहीं था जाना कहाँ है। उसको कहा जी आप ऐसा करें शिफा इंटरनेशनल चले जाएं, ठीक है। शिफा इंटरनेशनल जाके ना, तो आप ऐसा कर वहां जाके ना डॉक्टर फलां डॉक्टर से मिल लें, वहां आपकी अच्छी केयर हो जाएगी। वो अल्लाह का बंदा जब I-11 से निकला तो उसने गूगल पे डाला शिफा हॉस्पिटल, ठीक है, उसने गूगल पे डाला शिफा हॉस्पिटल, और वो बेचारा कहाँ चला गया, सदर में शिफा आई ट्रस्ट चला गया, क्योंकि वो शिफा हॉस्पिटल के नाम से ही पड़ा हुआ है, वहां शिफा हॉस्पिटल नाम है उसका, ठीक है। अब क्या हुआ, उसको इसका जो फेयर पड़ा था वो तकरीबन 1200 रुपया फेयर पड़ा। पेशेंट जो था उसका सिक था, उसकी वजह से उसको टाइम ज्यादा लगा, नुकसान भी हुआ पेशेंट का, हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए एग्जैक्ट एड्रेस लिखना लाजमी है कि भाई जाना कहां है। अंडरस्टूड? तो ये लाजमी चीजें हैं। उसके बाद करंट डिजीज, इस वक्त वो किस मसले से दो चार है, सबसे पहली बात होगी करंट डिजीज लिखने की। उससे पहले सॉरी पेशेंट इंट्रोडक्शन होगा, उससे पहले पेशेंट इंट्रोडक्शन होगा कि भाई ये पेशेंट है, मेल है, फीमेल है, कितने साल का है, ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है, ताकि उसको पता हो कि मैं किसके बारे में ये चीज पढ़ रहा हूं, ठीक है। तीसरी चीज होगी करंट डिजीज। करंट डिजीज में एक्सप्लेन अबाउट द पेशेंट प्रेजेंटिंग कंप्लेन, कि पेशेंट इस वक्त जिस कंडीशन से दो चार है वो कौन सी है, इस वक्त वो किस मसाइल के साथ आया था मेरे पास, मैंने किस मसाइल की वजह से इसको रेफर किया, वो लिखेंगे। तीसरी चीज डिजीज हिस्ट्री, उसके बाद हम उसके बाद लिखेंगे कि ये कंप्लेन जो थी इसकी ये है कि इसको खून की उल्टियां हो रही हैं, इसको हेपेटाइटिस है, खून की उल्टियां हो रही हैं, ठीक है। लेकिन उसका पेशेंट हम कहेंगे यार अगर हेपेटाइटिस है तो देयर इज अ चांस, हेपेटाइटिस क्यों हो सकता है, नंबर 1 या तो उसका जो है हेपेटाइटिस सी होगा, या उसकी जो है अल्सर की वजह से उसका जो है ना अंदर जो है ना स्टमक है उसके अंदर ब्लीडिंग हो रही है, या कोई जो है वेसल जो है अंदर इसोफेजियल वेसल जो है वो स्ट्रक्चर बन के फट गई है। कितने सारे पॉइंट्स बन गए, कितनी सारी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बन गई। लेकिन अगर डिजीज हिस्ट्री पढ़े वहां लिखा है कि पेशेंट इज नाउ केस ऑफ हेपेटाइटिस सी, कंप्लीट क्लियर हो गया कि जी हेपेटाइटिस सी की वजह से उसके कोगुलोपैथी हुई है, उसकी वजह से हेपेटाइटिस हो रहा है, ठीक है। सस्पेक्टेड प्रॉब्लम, अब सस्पेक्टेड प्रॉब्लम हेपेटाइटिस सी की वजह से जी ये मसला हो रहा है, सस्पेक्ट मुझे लग रहा है कि मरीज का कोई जो है स्ट्रक्चर रप्चर हुआ है, ठीक है, स्ट्रक्चर जो है रप्चर हुआ है। अब जब स्ट्रक्चर रप्चर हुआ है, जो मैंने उसके साइन सिम्टम्स को देख के बता सकता हूँ कि इसको खून की उल्टियां हो रही हैं, पेट में दर्द है, इसको यहाँ पे दर्द है, इसको फलां चीज है, फलां मसले हैं, उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ कि योर सस्पेक्टेड डायग्नोसिस अगेंस्ट द पेशेंट साइन एंड सिम्टम्स। मैंने ये देखा बीइंग अ क्लिनिशियन कि उसको ये मसाइल हैं, ठीक है, मेरी ये सस्पेक्टेड प्रॉब्लम है कि उसका स्ट्रक्चर रप्चर हुआ है, कोई स्ट्रक्चर था वो रप्चर हो गया, उसकी वजह से खून की उल्टियां। अब मेरा प्लान ये क्या है कि मेरा पॉसिबल प्लान ये है कि हम इसको इसकी ERCP करें,
ERCP करके इसके गले से ट्यूब डाल के अंदर जाके बैंड लाइगेशन करके हम लोग उस जो स्ट्रक्चर है इसोफेजियल स्ट्रक्चर है उसको बंद कर दें ताकि इसका खून बहना बंद हो जाए। ठीक है, मेरा ये प्लान है, दैट्स इट। वो आगे जो मर्जी करे वो उनकी अपनी हेडेक है। आपने अपना प्लान भी बता दिया, आपने अपना प्रॉब्लम भी बता दी, उसकी हिस्ट्री भी बता दी, करंट प्रॉब्लम भी बता दी, नाम भी बता दिया, वो भी बता दिया। उसके बाद क्लोजर कि जी मैं अगर किसी काबिल हुआ, किसी काम आ सकता तो मुझे फलां जगह पे कॉल कर लीजिएगा। प्लीज प्रोवाइड फुल नेम एंड कॉन्टैक्ट फॉर एनी फर्दर क्वेश्चन फॉर रिसीवर। आप प्रोवाइड करेंगे, हाँ, बीइंग योर अपनी डिग्निटी, अपनी जो प्राइवेसी है वो डिस्पेयर ना हो जाए। उसके लिए आपने क्या करना है, फुल नेम प्लस योर क्लिनिक नेम प्लस अपना क्लिनिक का फोन नंबर दे दें, नॉट योर्स ना दें, अपना क्लिनिक का नंबर दे दें कि इस क्लिनिक पे इस जगह पे कॉल कर लें, वो मुझसे राब्ता करा देंगे। दैट्स इट। समझ आ गई? ओके, now let's go for referral letter, then we will write a referral letter by our own self. So अच्छा जी, ये पेशेंट है जिसका रेफरल लेटर है, ठीक है। I have written couple of days ago to try refer this patient to ENT specialist. मैंने ये रेफरल लेटर लिखा था एक आंख कान गले वाले पेशेंट जो है ना, उसका मसला था गले का, और उसको रेफर किया था एक स्पेशलिस्ट के पास जो गले का स्पेशलिस्ट है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट ये कॉलम बनाया था हमने, किस चीज के लिए, रिसीवर इंट्रोडक्शन। नाम क्या है उसका, अगर नाम नहीं पता इसको काट दे, नहीं पता, ENT स्पेशलिस्ट सर्जन लिखना है, ENT डिपार्टमेंट कर दे। अगर आपको नहीं पता कि किस जगह कर रहे हैं, बस आपने डिपार्टमेंट करना है, ENT डिपार्टमेंट। ओके, नाम पता है, स्पेसिफिकली नाम लिख दे कि वो क्या चीज, बंदा क्या है, क्या बला है, ENT स्पेशलिस्ट है, नाम क्या है, उसके बाद किस जगह पे है, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, उसका एड्रेस क्या है, पितरस बुखारी रोड H84 इस्लामाबाद। ये उसका रेफरल रिपोर्ट है। ये जी ये रिसीवर बंदा है जिसको एग्जैक्टली इस जगह पे जाना है आपने, ये लेटर है उसके लिए। ठीक है, उसके बाद ये आएगा कि किस दिन लिखी गई है, डेट, किस दिन का ये इंसिडेंट है, किस दिन आपने रेफरल रिपोर्ट बनाई थी। अंडरस्टूड? नंबर 3 ग्रीटिंग्स करनी है, डियर डॉक्टर अंसारी, ग्रीटिंग्स, यार उसको अच्छा लगे, रिस्पेक्टेड वे में, डियर डॉक्टर अंसारी। ठीक है, उसके बाद थर्ड फॉर्म पे आ गया आपके पास पेशेंट इंट्रोडक्शन। पेशेंट इंट्रोडक्शन में आपने बताया मिस्टर मोहम्मद इकबाल, डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1996 या 1956 के वो कब पैदा हुआ था, दैट्स इट। फॉर्मेट देखना है कि कब किस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, कि मोहम्मद इकबाल नाम है उसका, रेफरेंस है बंदे का ये है। अब आप नीचे जो स्टेटमेंट होगी कहीं भी आपको बार बार मोहम्मद इकबाल मोहम्मद इकबाल मोहम्मद इकबाल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दो दफा लिखेंगे दैट वुड बी इनफ। उसको पता होगा कि यार इसके बारे में बात हो रही है। अंडरस्टूड? डेट ऑफ बर्थ की जगह एज भी लिख सकते हैं, एज भी लिख सकते हैं। वो एज लिखने की तरीका होगा एज 67 years, 67 बस। Give me sir 45 minutes please. Okay, so हमने क्या किया, एज
67 years हमने ऐड की, years एज ऐड कर दी हमने बजाय इसको लिखने। अंडरस्टूड? इस तरीके से एज 67, ठीक है, वो यानी कि 67 साल के बुजुर्ग। अंडरस्टूड? उसके बाद नाउ अब शायद थोड़ा सा मुश्किल हो पढ़ने में, लेकिन मैं आपको गाइड करता हूं। Is it able to write or read? Okay जी। अब फर्स्ट हाफ में मैंने लिखा पेशेंट का करंट स्टेटस, ठीक है, करंट स्टेटस लिखा, उसमें मैंने करंट उसकी जो करंट कंप्लेन थी वो लिखी। पेशेंट मिस्टर इकबाल इज अ नाउन केस ऑफ हाइपरटेंशन डायबिटीज सिंस 2015 has suspected tonsillar hypertrophy associated with croaky sounds upon communication। उसको पता चल गया कि जी मेरे पास ये क्यों आया है, सब समझ में आ गया उसको। ब्लड प्रेशर का मरीज है, शुगर का मरीज है 2015 से, लेकिन अभी उसका जो है टॉन्सिल्स की हाइपरट्रॉफी की वजह से लग रहा है कि टॉन्सिल हाइपरट्रॉफी की वजह से उसके गले की आवाज जो है उसकी खराब हुई है। हर चीज समझ में आ गई, क्लियर हो गया? हर चीज एक फिक्रे में, हर चीज हमने क्लियर करके सामने रख दी मरीज के और डॉक्टर के। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट में हम उसकी डिजीज हिस्ट्री लिख रहे हैं। Mr. Iqbal has been a chronic smoker since the age of 16 and was the carpenter by profession but quit smoking in 2015। यानी कि वो 16 साल की एज से सिगरेट पी रहे थे, कारपेंटर थे प्रोफेशन से, ठीक है, और उसके बाद स्मोकिंग उन्होंने 2015 में छोड़ दी थी। प्रोफेशन इसलिए लिखते हैं क्योंकि प्रोफेशन का पता होगा तो हम ये कह सकते हैं कि उसका वर्क एक्सपीरियंस कैसा है। कारपेंटर है तो इसका मतलब वो जो जब लकड़ी को काटते हुए वहां से जो बुरादा निकलता है आपका, उसकी वजह से सांस की नाली में जाकर उसकी वजह से भी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, और साथ में स्मोकर भी है, तो इसलिए सारी डिटेल देनी है ताकि उसके पास पूरी एक पिक्चर हो। अंडरस्टूड? ओके। अब ही वाज फिजिकली वेल till 2010, he was physically well, बहुत अच्छे थे, and has a roadside accident with a multiple bruises and left shoulder dislocation। 2010 में ठीक थे, लेकिन उस वक्त एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें उनकी मल्टीपल ब्रूजेस हुए और डिसलोकेशन हो गई। इट्स वुड बी स्पेसिफिक हो सकता है, ठीक है। Treated with restricted movement and a shoulder sling. Later in 2015, he presented with vertigo, syncope, and high blood pressure at 190 by 120 mmHg. Initial aid was given and referred to the Wazirabad Institute of Cardiology, where was prescribed antihypertensive and blood thinning drugs। अब मैंने एक पूरी हिस्ट्री दी है उसकी कि उसको कब क्या हुआ था और किस जगह पर उसने क्या ट्रीटमेंट ली थी, सारी चीजें आ गई उसके पास, उसको डाटा मिला। अब फर्दर डाटा अगले पैरे में दे रहे हैं, क्या है जी? 2019 में ये बंदा क्या कर रहा था, इसको चेस्ट बर्निंग हो रही थी, ब्लॉटिंग थी, फुलनेस एब्डोमेन था, कह रहे थे कि मुझे खाना मुझे नहीं भूख लग रही। रूटीन टेस्ट वाज अनरिमार्केबल, जो भी CBC कैंप 7 वगैरह कराए कुछ भी नहीं आया, लेकिन HbA1c शुगर का जो 3 महीने वाला टेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा हाई था, 12 पे था। Then treatment regime started with the lifestyle modification that decreased to the 6.5 recently in March 2022, ठीक है। He was feeling less power in his left arm comparatively right and had multiple episodes of syncope in the summer season of mid 2019. Holter monitoring
revealed non-specific finding, but a physical exam showed a weak pulse in both left peripheries and was suspected with Steele syndrome. ठीक है? He refused a further assessment as well as moved to a homeopathic doctor, and after 2 months of regular diet, home regular remedial management, his circulation was stabilized. अब हमने उसकी पिछले पूरे जिंदगी की जो लाइफ हिस्ट्री थी सारी यहाँ बता, ताकि अब जो सिर्फ चंद एक मिनट नहीं लगेगा उसको पढ़ने में, उसके पास पूरी हिस्ट्री होगी मरीज की, उसको जरूरत नहीं पड़ेगी फर्दर कुछ पढ़ने की, मरीज से पूछने की। अब मेरा अगला कंसर्न आ गया, लास्ट में आपका कंसर्न शुरू हो गया। हिस्ट्री के बाद क्या था? कंसर्न था आपका कि हाँ भाई हम चाहते क्या हो हमसे, पहले आपने बता दिया, अब आपका प्लान आ गया। नाउ मिस्टर इकबाल हैड अ क्रोकी वॉइस tone during communication since 2000 August 2021 and lose weight more than 5 kg in last 1 year. It would be greatly appreciated if you could assess his current status and voice box function. अब मैंने अपना सस्पेशन भी बता दी, ठीक है, उसके बाद मैंने उसको रिक्वेस्ट भी कर दी कि मेरा ये प्लान है कि इसका चेक कर ले। मेरा प्लान कोई नहीं था, मेरे पास कोई प्लान नहीं है करना क्या है, क्योंकि अभी मुझे कंफर्म डायग्नोज का नहीं पता, सस्पिशियस है। मैंने क्या कहा, उसको सिर्फ चेक कर लो। रेगुलर मेडिसिंस आर मेंशन्ड बिलो एज प्रिस्क्राइब्ड बाय कार्डियोलॉजिस्ट एंड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। शुगर के डॉक्टर और दिल के डॉक्टर ने जो मसाइल थे वो जो दवाइयां दी थी वो नीचे लिखी हुई है। अब नीचे आ गया जो रेफरी का एड्रेस है वो आ गया। If I can be of any assistance, please feel free to contact me at any time. ये एक ऐसा फिक्रा होता है जो अगले को ये डिफाइन करता है कि यार एक रिस्पेक्टेड वे में मुझे रिक्वेस्ट की गई है कि इसको चेक कर लें। अंडरस्टूड? और आपने यहाँ बता दिया कि मुझे कोई मसला नहीं है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। योर सिंसियरली रजिस्टर्ड प्रैक्टिस नर्स RN मोहम्मद अमीर हमजा। दैट्स इट, आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट पे हमने सारी की सारी मेडिसिन दी, GF5 टाइप की मेडिसिन ले रहे थे, वो हमने यहाँ पे लिख दी। ये टैबलेट ये वाली इस तरह ले रहे हैं, ये इस तरह ले रहे हैं, इस तरह ले रहे हैं, उनके पास एक प्रॉपर रेफरल पहुंच गया। दैट्स इट। समझ आ गई ये चीज की? ओके, सो ऐसा करते हैं